Hello everyone, welcome to Adventure Classes. Today we will talk about refraction of light in this lecture and we will able to know various topic like law of refraction, refractive index, refractive indices for different media, principle of reversibility of light, refracting refraction through compound sleeve, apparent depth of a liquid, total internal reflection, refraction by spherical lens, image formation by convex lens and concave lens, new Cartesian sign, and lens formula, linear magnification, पावर ऑफ लेंस। ये सारे टॉपिक ये वाले लेक्चर में आज हम जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उनकी भी हम बात करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? इससे पहले हमारा लेक्चर हो चुका था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख लें, और उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ डायरेक्शन ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो जब भी एक लाइट रे एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाए तो अपने पाथ को क्या करता है, डेविएट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन रीजन होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी तो जाके लाइट हमारी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। इट कैन आल्सो डिफाइन एज द फिनोमेना ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो मान के चलो कोई हमारी लाइट ये दे रखी है, ऊपर है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम, इसकी डेंसिटी ज़्यादा। तो जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो किस तरह से बेंड करेगी, तो ये बना हुआ नॉर्मल। जब इसको हम पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो लाइट आई यहाँ पर लड़ी, लड़ने के बाद क्या हुआ, लाइट रे बेंड कर गई टू बार द नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या हो गई थी, कम। तो जब भी लाइट की स्पीड कम हो जाएगी तो उस तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। उसके बाद लाइट हमारा मीडियम से में सीधी जाएगी, यहाँ पर लड़ी तो यहाँ पर बना दी नॉर्मल। अब लाइट हमारी किधर जाएगी, अभी फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये कौन सा है, रेयर मीडियम। ये वाले एंगल को पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाले को पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट हमारी सीधी निकल जाए तो हमारे यहाँ भी क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? क्योंकि लाइट हमारी वही पाथ को फॉलो कर लेगा जब भी वो मीडियम से बाहर निकलेगी। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी पढ़ेंगे, है ना, आगे जाके हम देखेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? फर्स्ट लॉ क्या बता, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल हो गया, इंसिडेंस रे हो गई, एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। सेकेंड लॉ क्या बता रहा, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड फॉर लाइट ऑफ ए गिवन वेवलेंथ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉन्स्टेंट। कहते जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों का रेशियो जो साइन के साथ है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। कहते तो साइन आई और अपॉन में साइन आर, ठीक है, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फास्ट मीडियम का मतलब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्लो मीडियम मतलब यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या है, कम, तो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। बेंडिंग ऑफ लाइट, तो ये हमारी लाइट आ रही है, आने के बाद क्या हो रही है, अलग अलग तरह से बेंड हो रही है। तो जब लाइट आगे बढ़ती है तो हमारे खुद का वेव फ्रंट बनाता है। तो वेव फ्रंट के बारे में, वेव ऑप्टिक के बारे में जानेंगे, वेव ऑप्टिक पढ़ेंगे तब। तो ये हमारी लाइट रे आ रही है, आने के बाद क्या होगी, ये हमने नॉर्मल बना दिया, तो इस तरह से क्या होगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index of second medium with respect to first medium is defined as the ratio of sine of angle of incidence in first medium to the sine of angle of reflection in second medium। क्या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर डिफाइन करना है तो हमने क्या बताया, स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। कहें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का होगा जिसमें लाइट रे जाए। तो यहाँ से लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम,
या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, बराबर लिखेंगे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो जिसमें लाइट जाए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाएगा साइन आई अपॉन में साइन आर। द कांस्टेंट 1 म्यू 2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। I is the angle of incidence, R is the angle of refraction। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन, वो होता है सी अपॉन में बी। दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब भी आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए तो वहाँ पर एक मीडियम हम मान लेंगे क्या, एयर। तो ये हमारा जो लिखा है एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो लिखा है वो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग मीडियम है और यहाँ पर एक मीडियम हमारा होना चाहिए एयर और दूसरा कोई अलग अदर मीडियम। तो ये वाले में हमेशा किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे तो एक होगा हमारा क्या एयर और दूसरा होगा कोई मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है सी अपॉन बी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी की वैल्यू होती है कांस्टेंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पर म्यू जो बनेगा वो बनेगा, या कहे तो इन्वर्सली किसकी हो जाएगा, स्पीड की। तो जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसमें लाइट की स्पीड कम उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम बराबर क्या लिखा था N2 अपॉन N1। तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, मतलब रेसिप्रोकल कर दो और अपॉन में कर दो सेकंड मीडियम। क्लियर। तो रिफ्लेक्शन थ्रू पहले ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब की थ्रू रिफ्लेक्शन अगर देखें तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, स्नेल्स लॉ। तो बनेगा साइन I1 अपॉन में साइन R2 R1 कहें साइन आई अपॉन साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें लाइट जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, तो साइन I2 इंसिडेंस हमारा कितना I2 अपॉन में साइन R2 बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, पहले मीडियम में जा रही है, ए में, रियल मीडियम में। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर क्या होगा 1। या फिर इस तरह से कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बराबर होगा 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बात एक ही बन गई, यहाँ पर वैल्यू रखोगे रेशियो क्या आ जाएगा 1। आने के बाद साइन आई अपॉन साइन R1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1। तो यहाँ से ये दोनों खत्म होने के बाद क्या आएगा, साइन I1 अपॉन में साइन R1 इंटू साइन I2 अपॉन साइन R2। अब यहाँ पर बच्चों क्या होगी, R1 और R2 एंगल हमारे क्या होंगे बराबर, R1 और R2 क्या होंगे बराबर, इनको ख़त्म कर दो। साइन I1 इधर ले जाओ साइन R2, तो यहाँ से बन जाएगा I1 बराबर R2, I1 बराबर R2। तो I1 बराबर R2, तो ये हमारा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये R2 को हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट ई। तो एंगल ऑफ इमरजेंट हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा इन केस ऑफ ग्लास स्लैब। म्यू ऑफ द ऑप्टिकल रेयर मीडियम इज लोअर एंड, दैट ऑफ डेंसर मीडियम इज हायर। हाँ, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज मोर देन 1 एंड दैट ऑफ रेयर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज लेस देन 1। तो जो भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डेंसर के लिए ज़्यादा होगा, रेयर के लिए कम होगा। रिफ्रैक्शन द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज। तो रिफ्रैक्टिव या रिफ्रैक्शन के दौरान वेलोसिटी भी और वेवलेंथ पे भी फर्क पड़ता है। कैसे, हम लोग पढ़ते हैं न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन लेमडा। ठीक है, सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ पर सी जो है या वेलोसिटी है डायरेक्टली किसकी बनेगा, लेमडा के। तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा। तो रेड कलर अगर ले लें तो रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। ठीक। इन रिफ्रैक्शन द फ्रिक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट नो चेंज। तो जो भी फ्रिक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है, फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो हमने हमारी क्या मानी, फ्रिक्वेंसी। ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडियम। तो अलग अलग मीडियम के लिए कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। जैसे एयर का होता है 1.000103, आइस के लिए ये
जैसे ही डेंसिटी बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा। तो सबसे डेंसर मीडियम हमारा कौन सा, डायमंड, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मैक्सिमम 2.42। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये जो कि सिलेबस में नहीं है, इसका मतलब होता है लाइट वही पाथ को फॉलो करेगी। लिखा है, इफ ए रे ऑफ लाइट आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड और रिफ्रैक्शन हैज इट्स पाथ रिवर्स एट एनी स्टेज इट ट्रेवल बैक टू द सोर्स एलोंग द सेम पाथ इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो लाइट वही पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ से गई, अगर उसके पाथ को हम कर दें रिवर्स। ठीक है, तो मान के चलो शुरुआत में यहाँ से लाइट गई, बेंड हो गई, अगर डायरेक्शन को हम पलट दें तो यही वाली पाथ को फॉलो करेगा। क्लियर, इसको हम पढ़ते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लीव, जब हमारे पास दो से ज़्यादा स्लीव हो तब जाके क्या होगा, तो ये हमारी एक स्लीव ये, एक स्लीव ये, तो लाइट रे हमारी ये गई, बेंड हो गई, तो यहाँ पर हुई, उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से कर सकते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बनेगा साइन I1/R1। यहाँ पर आ जाओ, स्नेल्स लॉ लगा दो। सी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, कहाँ, क्योंकि बी से आ रही, कहाँ जा रही, सी में, उसके बाद ए, कहाँ से, सी में, लगाने के बाद क्या आएगा 1। तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। एपरेंट डेप्थ क्या होती है, एपरेंट डेप्थ का बच्चों मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमारा किसी फ्लूइड वगैरह, लिक्विड वगैरह में पड़ा हुआ है तो बॉटम से कुछ ऊंचाई पे दिखाई पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर एपियर हो रहा है, तो वास्तव में कोई हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, सिक्का वगैरह पड़ा हुआ है, जब हमने ऊपर से देखा अपनी आँख से, देखने के बाद ये कहाँ पर एपियर हुआ, यहाँ पर, तो इसको हम पढ़ेंगे एपरेंट पोजीशन। अब ये हमारी क्या होगी, रियल डेप्थ, इसको होगी एपरेंट डेप्थ। तो ये जो बनेगा वो हमेशा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू बी, कहें तो ए विद रेस्पेक्ट टू बी बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर। इसको अगर पलट दें तो बन जाएगा साइन आर अपॉन में साइन। तो जो भी हमारी होगी रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो यहाँ से आसानी से हम, अगर शिफ्ट आपको फाइंड करनी है तो टोटल में से ई माइनस कर दो तो आपकी शिफ्ट आ जाएगी, कितना ऊपर शिफ्ट हुआ। तो रियल डेप्थ हमारी कितनी है, एच आर, एपरेंट कितनी है, एच ई, तो एच आर माइनस एच ई बराबर बन गया ये। ठीक है, it will observe in the real medium and the object in denser medium, then apparent depth क्या होगी ज़्यादा और रियल डेप्थ क्या होगी कम। टू अ बर्ड द फिश appear टू द नियर देन एक्चुअल डेप्थ। क्लियर, तो ये हमारा चेंज होता रहेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, TIR। तो स्नेल्स लॉ में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी लाइट है स्नेल्स लॉ में एंगल आई जो होगा वो डायरेक्टली होगा एंगल आर की। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपने आप बढ़ेगा, रिफ्लेक्शन अपने आप बढ़ेगा। धीरे धीरे क्या होगा, लाइट रे हमारी डेंसिटी से रियल में जा रही है, अगर सीधी चाहे तो नॉर्मल, उसके बाद थोड़ा सा इंक्लाइन करा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, चेंज करा हमने, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज होगा। इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जा रहे हैं। एक कंडीशन ऐसी आ गई कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा बन गया कितना, 90 डिग्री, कितना बन गया, 90 डिग्री। तो ये वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम पढ़ेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया 90 डिग्री, ये वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल। उसके बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएं, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हमारी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो हमारा केस बनेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो लाइट जिधर से आ रही थी उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। टोटल का मतलब है 100% लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम में। टिप्स क्या है, द इंसिडेंट रे मस्ट बी इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट रे जा रही है तभी जाके TIR का केस होगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ द मीडिया इन कॉन्टैक्ट। यहाँ पर बच्चों हमेशा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कम होगी क्रिटिकल एंगल से तो केस होगा रिफ्रैक्शन का, अगर ज़्यादा हो गया तो केस होगा क्रिटिकल एंगल का, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो होगा TIR का केस। तो TIR के लिए क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस का होना ज़रूरी है, अगर कम हो गया तो होगा केस किसका, रिफ्रैक्शन का। तो ऐसी वैल्यू जहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए वो वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल, और उससे आगे अगर बढ़ जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दें तो बनेगा हमारा क्या, TIR का केस। अब दोनों में रिलेशन क्या है, तो अगर हम निकालें यहाँ स्नेल्स लॉ लगा दें तो एयर और गिलास दोनों के लिए देखें तो साइन आई अपॉन में साइन आर,
यहाँ पर अगर क्रिटिकल का केस लगाएं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना था 90 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस IC क्रिटिकल एंगल के बराबर। यहाँ पर ये वाला रिलेशन हमें पहले से पता है तो यहाँ से ये बन जाएगा, इसी तरह से ये बना, इसी तरह से ये बना। तो रेड कलर हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड वायलेट कलर हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो जो भी रेड कलर होगा उसका जो क्रिटिकल एंगल होगा ज़्यादा होगा और वायलेट के लिए कम होगा। एप्लीकेशन ऑफ TIR, मैरिज का फॉर्मेशन, लूमिंग, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ऑप्टिकली फाइबर, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ये सारे की सारे हमारे TIR के एप्लीकेशन है। रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल लेंस। तो जैसे हमने मिरर पढ़े थे उसी तरह से हमारे लेंस भी हैं। ए स्फेरिकल लेंस हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर डबली आउटवार्ड एट द सेंटर इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस। इट इज थिकर इन द मिडल कंपेयर टू द एज। तो ये हमारा होता है डबल कॉनकेव, एक होता है डबल कॉन्वेक्स। अगर बीच में से मोटा हो, किनारी पतली हो तो पढ़ेंगे डबल कॉन्वेक्स। अगर किनारी मोटी हो जाए, बीच में पतला हो जाए तो इसको पढ़ेंगे डबल कॉनकेव। एक तरफ प्लेन हो जाए, एक तरफ हमारा कॉन्वेक्स शेप का हो जाए प्लानो कॉन्वेक्स, इसको पढ़ेंगे प्लानो कॉनकेव। इसको पढ़ेंगे मेनिस्कस लेंसेज, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। और इसको पढ़ेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसको पढ़ेंगे कॉनकेवो कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेव पहले बना, कॉन्वेक्स बाद में बना। प्रिंसिपल एक्सिस हम पढ़ चुके थे। तो जैसे ये हमारा कॉन्वेक्स है, ये क्या है कॉनकेव। तो यहाँ पर लाइट हमारी क्या आ रही है, अगर मान के चलो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एट द पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस द लेंस एट विच इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस द इमेज वुड बी फॉर्म एट इन्फिनिटी। अगर मान के चलो लाइट हमारी आ रही कहाँ से, इन्फिनिटी से आ रही, तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, फोकस पॉइंट से। अगर मान के चलो फोकस पॉइंट से लाइट हमारी निकले तो जाके क्या हो जाएंगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे प्रिंसिपल फोकस कौन से हैं, तो लाइट हमारी जहाँ पर मिलती हुई नजर आए उसको हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलो कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉनकेव लेंस, तो हमारी इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही, आने के बाद कहाँ पर अपीयर हो रही, फोकस पॉइंट पे, तो इसको हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस। ये वाले के लिए हमारे क्या होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो लाइटें हमारी डाइवर्ज होंगी, डाइवर्ज होने के बाद कहाँ से मिलती हुई नजर आएंगी, फोकस पॉइंट से, इसको पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस। ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस, तो सेंटर ऑफ लेंस होगा उसको हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेजिनरी स्फीयर फ्रॉम विच स्फेरिकल लेंस इज कट आउट। देयर आर टू सेंटर, तो दो सेंटर होंगे क्योंकि दो कर्व सरफेस हैं, तो एक सेंटर इसके लिए ये और ये वाले के लिए ये वाला सेंटर बना, दो फोकस पॉइंट आए, एक होगा हमारा रियल फोकस। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस हम पढ़ चुके थे। ऐसी एक्सिस जो पोलर सेंटर और कर्वेचर से पास करे उसको हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस वही है जहाँ पर लाइटें हमारी वास्तव में मीट करे या मिलती हुई नजर आए। फोकस पोल सेंटर और कर्वेचर से लेके फोकस पॉइंट तक के डिस्टेंस को पढ़ेंगे फोकल लेंथ। रेडियस और कर्वेचर ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके थे लेंस मिरर वाले केस में। क्लियर। अब आती है बच्चों कि इमेज किस तरह ऑब्टेन कराएं। तो पहला रूल क्या है कि अगर मान के चलो इंसिडेंट रे हमारी पहले टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो पास रिफ्लेक्ट होने के बाद, पास करने के बाद फोकस पॉइंट से पास करेगी। तो ये हमारा कौन सा कॉनकेव। तो लाइट रे हमारी कहाँ से जा रही, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, डाइवर्ज हुई, डाइवर्ज होने के बाद कहाँ से मिलती हुई नजर आएगी, फोकस पॉइंट से। दूसरा रूल, अगर इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से पास करे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी। अगर इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से पास करे, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो गई। अगर इंसिडेंट रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो किसी प्रकार का डेविएशन नहीं होगा। A ray passing through optic center of a convex or concave lens after refraction will emerge without any deviation, बिना किसी डेविएशन के वो सीधी निकल जाएगी। When object placed at infinity, अब हमारे आते हैं इमेज फॉर्मेशन। अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट हमारा रखा है इन्फिनिटी पे, तो लाइट रे हमारी कहाँ से आई, पहले बीम ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट पे मिलेंगी, तो यहाँ पर इमेज बनेगी बहुत छोटी और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो जिस तरह से कॉनकेव मिरर था उसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस काम करेगा। वहाँ पर हमने कॉनकेव मिरर में 6 केस पढ़े थे, तो कॉन्वेक्स लेंस में भी 6 केस होंगे।
इमेज हमारी बनेगी F2 पे रियल एंड इन्वर्टेड वेरी स्मॉल के हाईली डिमिनिश्ड। दूसरा पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट हमारा रखा हो बियॉन्ड 2F1 या कहें तो सेंटर और कर्वेचर के बियॉन्ड, तो मिरर वाले केस में जब सेंटर और कर्वेचर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज हमारी बनती थी सेंटर और कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में। तो इसके लिए हमारे दो फोकस हैं, तो फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी, तो ये F2 ये बनेगी 2F2। इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होगा, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, छोटी बनेगी। अगला केस, अगर ऑब्जेक्ट हमारा रखा हो 2F1 पे सेंटर और कर्वेचर पर, तो इमेज भी हमारी कहाँ बनेगी, सेंटर और कर्वेचर पर। तो पहला इंसिडेंट है पहले टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करके दोनों यहाँ पर मीट करी, यहाँ पर बन गई इमेज। तो C2 पे बनेगी 2F2 पे, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, सेम साइज होगी एज द ऑब्जेक्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F1, अगर ऑब्जेक्ट हमारा रखा हो फोकस पॉइंट और पोल के बीच में, सॉरी सेंटर और कर्वेचर के बीच में, 2F1 और F1 के बीच में, इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F2 बनेगी। तो पहला इंसिडेंट रे इधर गया, दूसरा इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया, दोनों जाने के बाद यहाँ पर मिले, यहाँ पर बनेगी इमेज। इमेज का साइज क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। अगला केस, अगर ऑब्जेक्ट हम रखें फोकस पॉइंट पर, इमेज हमारी जाके बनेगी इन्फिनिटी पे। तो ये हमारा बना पहला इंसिडेंट रे, उसके बाद इधर फोकस पॉइंट से पास करा, दूसरा इंसिडेंट है हमने ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दिया, इमेज हमारी बनेगी जाके इन्फिनिटी पे, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट हम रखें कहाँ पर, क्लोज टू द ऑप्टिकल सेंटर, कहें तो फोकस पॉइंट के अंदर रखें, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो पहला इंसिडेंट ये गया इधर गए, दूसरा इंसिडेंट को हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये दोनों लाइटें हमारी मिलेंगी नहीं कहीं। तो अगर इनको पीछे तक बढ़ाएं, बढ़ाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, मिल गई, यहाँ पर बनेगा इमेज। तो इमेज हमारी क्या होगी, बड़ी होगी, ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ बनेगी इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। तो ये हमारे केस है, अगर ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पर, इन्फिनिटी पे, इमेज हमारी कहाँ बनेगी, फोकस पॉइंट पर, हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। बियॉन्ड C रखा है तो बिटवीन F एंड C डिमिनिश्ड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो सारी इमेज हमारे रियल एंड इन्वर्टेड होगी, लेकिन एक केस को छोड़ के, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तब जाके इमेज हमारा नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमारे स्पेशल केस है। इसी तरह से कॉनकेव मिरर में था, अगर ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखें, पोल और फोकस पॉइंट के बीच में, तब जाके इमेज हमारी क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर हम कॉनकेव की बात करें, कॉनकेव, तो पहला केस, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हो, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, तो कहीं भी एट एनीवेयर, ऑब्जेक्ट ये रखा, पहला इंसिडेंट ये गया, इधर हमारी गई, इसको पीछे तक बढ़ाए, फोकस पॉइंट से पास करेगी, दूसरा हमने इधर निकाला ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों हमारी कहाँ मिली, यहाँ पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इमेज हमारी बनेगी ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। साइन कन्वेंशन वही है हमारे जो हम मिरर में काम किए थे। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में सारी वैल्यू क्या होंगी, निगेटिव। तो इंसिडेंट रे हमारा मान लो ऑब्जेक्ट ये रखा है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये बनेगा, ये डायरेक्शन में सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव। सारी वैल्यू को हम मेजर करेंगे कहाँ से, पोल से, ऑप्टिकल सेंटर से। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सारी वैल्यू होंगी निगेटिव। अगर हम इधर जा रहे हैं सारी वैल्यू पॉजिटिव, अगर हम इधर जा रहे हैं सारी वैल्यू नेगेटिव, लेकिन सारी वैल्यू हम मेजर कहाँ से करेंगे, पोल से। मान लो हमारी ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी क्या बनेगी, नेगेटिव, फोकल लेंथ हमारी क्या होगी, पॉजिटिव, इमेज मान के चलो इधर बनी तो इमेज डिस्टेंस होगी पॉजिटिव। लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, तो ये हमारा लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला अंतर क्या है, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। मिरर में क्या था, यहाँ प्लस था, यहाँ पर है माइनस। लीनियर मैग्नीफिकेशन उधर हम पढ़ चुके थे, मैग्नीफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वहाँ पर था -b/u, यहाँ पर लिखा है b/u, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैग्नीफिकेशन अगर हम v और f के टर्म में निकालें तो बनेगा f - b/f। मैग्नीफिकेशन इन टर्म ऑफ u के टर्म में निकालें तो बनेगा u। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी टू बेंड ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट
इज रेसिप्रोकल विथ फोकल लेंथ। तो पावर ऑफ लेंस हमारे क्या है, रेसिप्रोकल होता है किसका, फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ हमेशा होगी मीटर में, और इसकी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी डायोप्टर। क्या बनेगी, डायोप्टर। तो ये पूरा हमारा लेक्चर था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की ऊपर। अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।